हेलो, वेलकम टू सक्सेस नेत्रा। और जो आज का लेक्चर है उसके बारे में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो मेन लेक्चर है वो है आपका मैरिटल रेप के बारे में। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो मैरिटल रेप होता है वो क्या होता है और जो ये इशू है ये कितना गंभीर है, व्हाट इज द ग्रेविटी ऑफ दिस इशू। इसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं जो मैरिटल रेप है उसको लेकर जो इंडिया है उसका स्टैंड क्या है, यहाँ के लोगों की और यहाँ का पार्लियामेंट्री सिस्टम है और जो गवर्नमेंट है या फिर जो कोर्ट है उसका क्या स्टैंड है इसको लेके। एंड इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे जो आपका मैरिटल रेप है इस पे जो इंटरनेशनल जो स्टैंड है वो क्या है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं या वर्ल्ड के अंदर जो अलग अलग देश हैं उनका क्या स्टैंड इसके ऊपर में है। फिर हम बात करेंगे कि जो लोग मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के फेवर में है, यानी कि जो बोलते हैं कि जो मैरिटल रेप है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए, उनके क्या क्या आर्गुमेंट हैं। देन हम डिस्कस करेंगे कि जो लोग बोलते हैं कि जो मैरिटल रेप है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होना चाहिए वो क्या क्या आर्गुमेंट देते हैं। एंड देन हम देखेंगे कि इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, कि इसमें हम कैसे बेटरमेंट की तरफ जा सकते हैं, क्या क्या हमारे व्यू हो सकते हैं। तो आज के लेक्चर में मैरिटल रेप को लेकर ये हमारा लेक्चर है, हम ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो देन वेलकम टू सक्सेस नेत्रा। और ये हमारा यूपीएससी एंड आपके जो स्टेट पीसीएस हैं उनके जो एवरग्रीन कुछ टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये मेनली आपको प्रीलिम्स के अंदर तो इतना ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन जब आप बैठेंगे मेंस के अंदर में आंसर राइटिंग में या फिर आप अपने पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर में बैठेंगे तो उनमें अच्छा खासा आपको हेल्प करने वाले हैं। तो इस सीरीज का हमारे लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम बात कर रहे हैं मैरिटल रेप के बारे में। तो देन अगर हम फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर या टेलीग्राम पर हर जगह हमारा सेफ हैंडल है @सक्सेस नेत्रा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, सजेशन है हमारे लेक्चर के रिगार्डिंग, देन आप हमें मेल भी कर सकते हैं successnetra@gmail.com पर। आपके जो सजेशंस हैं उनको कंसीडर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। अगर हम बात करते हैं मैरिटल रेप के बारे में, मैरिटल रेप क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो रेप है, रेप की डेफिनेशन क्या होती है। अगर हम रेप की बात करें तो रेप जो आपका इंडियन पेनल कोड है आईपीसी है उसके सेक्शन 375 के अंदर में डिस्क्राइब है। और जो रेप की डेफिनेशन है, रेप इज ए टाइप ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट फिजिकल रिलेशंस कैरिड आउट अगेंस्ट ए पर्सन विदाउट हर और हिज कंसेंट। यानी कि किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी इंसान के साथ सेक्सुअल असोल्ट या फिर फिजिकल रिलेशन बनाना उसकी कंसेंट के बिना, यानी कि उसकी मंजूरी के बिना, वो एक रेप की कैटेगरी में आता है। अगर हम आईपीसी के सेक्शन 375 की बात करते हैं जिसमें आपकी जो रेप की डेफिनेशन है वो दी जाती है, इसके अंदर में जो बोला गया है, दिस एक्ट यानी कि रेप कैन बी कैरिड आउट बाय फिजिकल फोर्स, एब्यूज ऑफ अथॉरिटी एंड against a person who is incapable of giving consent due to various reasons, maybe he or she may be minor, unconscious, mentally absent, ये सब चीज़ें हो सकती है। यानी कि अगर हम इन ब्रीफ इसके बारे में बात करें तो जब भी हम बात करते हैं रेप के बारे में तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें कंसिडर करते हैं। यदि कोई फिजिकल रिलेशन या फिर सेक्सुअल असोल्ट किया गया हो फिजिकल फोर्स के दम पर, या फिर एब्यूज ऑफ अथॉरिटी यानी कि जो किसी भी इंसान की अथॉरिटी है, सुपेरिटी है, उसके बेस पे उसका मिसयूज करते हुए, यानी कि जो ये कैटेगरी आ जाती है जब कोई भी एम्प्लॉयर है, यानी किसी भी कंपनी के अंदर महिलाएं काम कर रही हैं तो उसके जो सीनियर्स होते हैं उनके द्वारा जो ये एब्यूज ऑफ अथॉरिटी किया जाता है, या फिर कुछ सीनियर ऑफिशियल हो गए या फिर उनका जो एम्प्लॉयर है उसके द्वारा जब ये किया जाता है, या फिर एक ऐसे इंसान के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाना जो इनकैपेबल है कंसेंट देने में, यानी कि अपनी मंजूरी देने में वो इनकैपेबल है। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ही और सी में भी माइनर, यानी कि वो एक एडल्ट ना हो, वो बिलो द एज ऑफ 18 हो, यानी कि वो जो उसकी कंसेंट है वो एक लीगली वैलिड न हो। देन वो अनकॉन्शियस हो सकता है, यानी कि वो बेहोशी की हालत में हो सकता है, वो नशे की हालत में हो सकता है, यानी कि जब उसकी जो इंद्रियां हैं उसकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो काम ना कर रही हो, यानी कि वो अनकॉन्शियस हो, या फिर वो मेंटली अपसेंट हो। मेंटली अपसेंट का मतलब क्या है कि उसका दिमाग उस तरीके से काम ना करो, जैसे मतलब उसको कोई मेंटल इलनेस है, या फिर वो बोल सकते हैं वो पागल है, या मेंटली उतना अधिक साउंड नहीं है, उसकी सोचने समझने की शक्ति उतनी ज़्यादा अधिक नहीं है। उस केसेज में भी अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो फिजिकल रिलेशन बनाए जाते हैं देन दैट मे बी कैटेगराइज एज ए रेप। देन अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 375 यानी कि जिसके अंदर में रेप को डिफाइन किया गया है, उसके अंदर में 2 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन क्या है कि मेडिकल प्रोसीजर, यानी कि कोई भी मेडिकल प्रोसीजर है उसमें आपके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं अगर वो इन्वॉल्व हैं और उनके साथ में जो आपके मेडिकल कंसल्टेंट है या फिर डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनके द्वारा में होता मतलब उन मेडिकल
प्रोसीजर के अंदर मेडिकल प्रोसीजर के अंदर आपके जो सेक्स ऑर्गन्स है अगर वो इन्वॉल्व रहते हैं देन दैट मे नॉट बी कैटेगराइज एज ए रेप। एंड सेकंड आपका हो जाता है फिजिकल रिलेशंस विद आउन स्पाउस, यानी कि आपके जो पति या पत्नी है, आपके जो स्पाउस है उसके साथ में अगर आप फिजिकल रिलेशंस के अंदर में है दैट मे नॉट बी कैटेगराइज एज ए रेप, यानी कि अगर आप अपने स्पाउस के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो अगर हम आईपीसी के 375 की बात करते हैं तो उसके अंदर में एक्सेप्शन है कि उसको आप रेप की कैटेगरी में नहीं कंसिडर करेंगे। इसमें एक कैच है, कैच क्या है कि जो आपका स्पाउस होना चाहिए वो माइनर नहीं होना चाहिए। पहले ये एज आपकी 15 ईयर्स थी, यानी कि इफ़ योर स्पाउस इज मोर देन एज ऑफ 15 देन it will not consider as a rape, and if he is below the age of 15 then it will be considered as a rape, and later the increase of age to 18 years, यानी कि बाद में इस एज को बढ़ा के 18 साल कर दिया। यानी कि आपका जो स्पाउस है अगर वो 18 साल से कम की एज का है और अगर आपके साथ उसके साथ में फिजिकल रिलेशंस बनाते हैं देन इट विल बी कैटेगराइज एज ए रेप। और अगर वो 18 साल से एज का से ज़्यादा का एज का है देन नो मैटर वेदर ही और सी गिव यू कंसेंट, वो आपको कंसेंट देता है या नहीं देता है कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अब इफ ही और सी इज नॉट ए माइनर देन इट विल नॉट बी कैटेगराइज एज ए रेप, यानी कि अगर वो एडल्ट है तो उसको रेप की कैटेगरी में नहीं आपको कंसिडर किया जाएगा। ये आर्टिकल 375 आईपीसी का ये 2 एक्सेप्शन है। और जब हम बात करते हैं मैरिटल रेप की तो इसके अंदर में जो आपका ये सेकंड वाला एक्सेप्शन है यही आपका मैरिटल रेप के अंदर में कंसिडर किया जाता है। यानी कि व्हेन वी टॉक अबाउट मैरिटल रेप, और या फिर आप इसको बोल सकते हैं स्पाउसेस, इट मीन सेक्सुअल असॉल्ट और फिजिकल रिलेशन बाय वन ऑफ द स्पाउस विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर। यानी कि जब हम मैरिटल रेप की बात करते हैं तो एक स्पाउस के द्वारा यानी पति पत्नी में से किसी एक के द्वारा बिना दूसरे की कंसेंट के उसके साथ में फिजिकल रिलेशंस कैरी करना, तो उसको हम मैरिटल रेप की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जो रेप है उसकी डेफिनेशन क्या है, किस आर्टिकल के अंदर में आता है, और आपका जो मैरिटल रेप है वो किस कंसिडर में आपका रेप कंसिडर किया जाएगा और किस कंसिडर में आपका मैरिटल रेप कंसिडर नहीं किया जाएगा। एंड देन आपके जो आर्टिकल जो सेक्शन 375 है आईपीसी का उसके 2 एक्सेप्शन क्या है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में भी टाइप हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेविटी ऑफ मैरिटल रेप। अगर हम मैरिटल रेप की बात करें, इसका जो ये मुद्दा है कितना ज़्यादा गंभीर है, अगर हम इसके बारे में देखें तो इट मे बी फॉर्म ऑफ ए डोमेस्टिक वायलेंस। अगर हम इसको कंसिडर करें इन एक ब्रॉड कैटेगरी के अंदर हम इसको लेके आए तो इसको हम एक डोमेस्टिक वायलेंस मान सकते हैं। और अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अकॉर्डिंग टू डाटा अप्रोक्स 70% ऑफ वुमेन इन इंडिया आर विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस वेयर ए लॉट ऑफ केसेज आर अंडर रिपोर्टेड। यानी कि जो हमारे पास में डाटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर में अप्रोक्स 70% वुमेन्स ऐसी हैं जो आपका डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। यानी कि हर 10 में से 7 महिलाएं आपका डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है, जो हमारे पास में डाटा अवेलेबल है। और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो रिपोर्ट नहीं किए जा सकते। एक बहुत बड़ा डाटा उन महिलाओं का भी है जो आपका डोमेस्टिक वायलेंस को रिपोर्ट ही नहीं करती हैं। तो आप इस जो इश्यू है इसकी ग्रेविटी इसी चीज़ से समझ सकते हैं, इसकी गंभीरता इसी चीज़ से समझ सकते हैं कि इसकी जो ग्रेविटी है वो क्या है कि 10 में से 7 का डाटा तो हमारे पास में अवेलेबल है जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, और बहुत सारी ऐसी भी हैं जो इसको रिपोर्ट ही नहीं करती है। अगर हम बात करते हैं एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2019 की इसकी रिपोर्ट की बात करते हैं तो इन एवरी 16 मिनट ए वुमेन इज रेप्ड एंड इन एवरी 4 मिनट सी एक्सपीरियंस क्रुएलिटी। यानी कि हर एक 16 मिनट में एक महिला का रेप किया जाता है और इसी के साथ में हर 4 मिनट के बाद वो एक्सपीरियंस करते हैं क्रुएलिटी यानी कि निर्दयता। यानी कि उसमें आप मारपीट कुछ भी आप उसमें कंसिडर करते हैं, या आपका मेंटल उसकी हेल्थ को या उसको आप मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है उसको उसके फैमिली के द्वारा या फिर उसके लोग के द्वारा, उसके हस्बैंड के द्वारा, कुछ भी इसमें कंसिडर कर सकते हैं। तो हर 16 मिनट के अंदर में एक महिला का रेप किया जाता है और इसी के साथ में हर एक 4 मिनट में एक महिला वो क्रुएल्टी का शिकार होती है। ये आपका एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2019 की रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 यानी कि जो हमारा NFHS4 है जो आपका आया था 2015 और 16 के अंदर में, इसका जो डाटा है वो हमको बताता है कि 99% ऑफ सेक्सुअल वायलेंसेस गोज अनरिपोर्टेड। यानी कि अगर 100 रेप के केस अगर हमारी कंट्री के अंदर में हो रहे हैं तो उसमें से 99% ऐसे होंगे जो आपके रिपोर्ट ही नहीं होंगे ड्यू टू सोसाइटल हायरार्की या फिर पैट्रियोटिकल माइंडसेट, आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं। ये क्योंकि
जो एक ऐसा टॉपिक है जिसको हमारी सोसाइटी के अंदर में अगर ये रिपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं एक बदनामी के उसमें देखा जा सकते हैं। तो इसी कारण से हमारी सोसाइटी अगर कुछ ऐसा केस हो भी जाता है तो कोशिश करती है कि इस बात को दबा दिया जाए, और इसी कारण से हमारे जो 99% केसेज हैं वो अनरिपोर्टेड होते हैं या अंडर रिपोर्टेड होते हैं। और इसी के साथ में अगर हम बात करें 5.6% ऑफ मैरिड वुमेन, यानी कि जो मैरिड वुमेन है उसमें सिर्फ 100 में से 5 महिलाएं वो मैरिटल रेप का विक्टिम्स आपको पाई जाती हैं। यानी कि आपकी 5.6% महिलाएं ऐसी हैं जो मैरिटल रेप की विक्टिम्स हैं। अगर हम बात करते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की बात करते हैं तो इसमें बताया गया है कि जो 30% ऑफ वुमेन between the age of 18 to 49 years have experienced physical violence since the age of 15 years, यानी कि 15 साल की उम्र के बाद 30% ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी 18 से 49 उम्र की जो एज है इसके बीच में जो फिजिकल वायलेंस है उसको एक्सपीरियंस किया है। यानी कि हमारी कंट्री के अंदर में 10 में से 3 महिलाएं ऐसी है 18 से 49 ईयर की एज की जो 15 साल की एज से फिजिकल वायलेंस का शिकार होती आ रही है। और इसमें से 6% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपनी थ्रू आउट लाइफ यानी कि पूरी लाइफ के दौरान ही आपका जो सेक्सुअल वायलेंस या फिर आपका फिजिकल वायलेंस उसको एक्सपीरियंस किया है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की जो स्टडीज़ हैं उनकी जो स्टडीज़ है उसकी हम बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की स्टडीज़ के हम बात करते हैं तो इसके अनुसार 2/3 ऑफ मैरिड वुमेन बिटवीन द एज ऑफ 15 to 49 हैव बीन बीटन, अब्यूज्ड, फोर्स्ड टू प्रोवाइड फिजिकल रिलेशंस बाय देयर हस्बैंड। यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की जो स्टडी है उसके अनुसार हर 3 में से जो 2 महिलाएं हैं यानी कि 2/3 ऑफ द मैरिड वुमेन, जो मैरिड वुमेन है उनमें से हर 3 में से 2 को जिनकी एज 15 से 49 ईयर्स के बीच में है उनको पीटा जाता है, उनको एब्यूज किया जाता है या उनको फोर्स किया जाता है उनके हस्बैंड के द्वारा में फिजिकल रिलेशन प्रोवाइड कराने के लिए। समझ रहे हैं आप व्हाट इज द ग्रेविटी ऑफ दिस इश्यू। एंड जो ये सब डाटा है इसको देखकर उनको क्या पता लगता है, दिस आल्सो द पैट्रियार्कल माइंडसेट आउटलुक of our society where after marriage women to be their property post marriage with no autonomy over their body and women prescribed as a baby making machine। यानी कि जो हमारा पैट्रियार्कल आउटलुक है, जो हमारी पितृसत्तात्मक समाज है उसके माइंडसेट है उसको ये दिखाता है जिसमें जो आपकी पोस्ट मैरिज यानी कि शादी के बाद एक महिला को एक हस्बैंड की प्रॉपर्टी की तरह में ट्रीट किया जाता है। वहाँ पे कंसिडर किया जाता है कि उनकी जो उनका जो शरीर है उस पर यानी कि उनका जो शरीर है उस पर उनकी कोई भी ऑटोनॉमी नहीं है, उन पर उसका कोई भी अधिकार नहीं है एंड वुमेन को है उसको ट्रीट किया जाता है एज ए बेबी मेकिंग मशीन्स। यानी कि आप समझ सकते हैं व्हाट आई वांट टू से। तो ये हमारी जो सोसाइटी है उसका जो पैट्रियार्कल आउटलुक है उसको सीधे सीधे शो करता है। तो देन दिस इज रियली मतलब सोचने वाली बात है और इस इश्यू को कंसिडर किया जाना चाहिए। एंड देन हम बात कर लेते हैं अब आपको सेम यहाँ पे मैंने आपको हिंदी में टाइप कर दिया है। अब बात कर लेते हैं अगर हम इंडिया के स्टांस की बात करते हैं इस इशू को लेकर। इन इंडिया मैरिटल रेप इज नॉट डिफाइंड एनी स्टेट और लॉ। यानी कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो उसके अंदर में जो आपका मैरिटल रेप है उसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। इसी कारण से क्या है कि जो आपका मैरिटल रेप है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है इंडिया के अंदर। इसमें सेम वही बात है अगर आपकी वाइफ माइनर नहीं है। अगर आपकी वाइफ माइनर है देन इट विल बी कंसिडर्ड ए रेप एंड इफ योर वाइफ इज नॉट माइनर देन इट विल बी नॉट कंसिडर्ड एज ए क्रिमिनल ऑफेंस। तो मैरिटल रेप को इंडिया के अंदर में क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाता है। इसी के साथ में 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वर्डिक्ट आया था, उसके अंदर में अगर जो ये सेकंड वाला केस है पहले इसकी एज की 15 साल थी इसको बढ़ा के 18 साल किया गया था। यानी कि अगर आपकी वाइफ है वो बिलो द एज ऑफ 18 है, अगर 18 साल से कम उम्र की है देन इट विल बी कंसिडर एज ए रेप एंड इफ शी इज 18+ देन इट विल बी नॉट ए कंसिडर एज ए रेप। यानी कि अगर उसकी एज 18 साल से कम है देन इसको रेप कंसिडर किया जाएगा और अगर उसकी एज 18 साल से अधिक है देन इट विल बी नॉट कंसिडर एज ए रेप। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 2022 का वर्डिक्ट है। इसी के साथ में जो इंडिया के अंदर में जो मैरिटल रेप है उसको
एक डिवोर्स का ग्राउंड कंसिडर नहीं किया जाएगा, यानी किसी महिला को या फिर किसी पुरुष को को वो डिवोर्स चाहता है इस बेसिस पे कि उसका मैरिटल रेप किया जा रहा है, देन इट विल बी नॉट कंसिडर एज ए ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। इसी के साथ में मई 2022 के अंदर में दिल्ली हाईकोर्ट में 2015 से केस चल रहा था, इसमें 2022 में एक वर्डिक्ट आया। उसमें जो वर्डिक्ट आया मैरिटल रेप को लेकर वो एक स्पिल्ड वर्डिक्ट था, यानी कि 2 जज थे, 2 में से एक ने बोला कि जो मैरिटल रेप है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए एंड सेकंड ने बोला कि वो एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि स्पिल्ड वर्डिक्ट था। अब इसमें हो सकता है कि आपकी जो बड़ी बेंचेज है, यानी कि 3 जज की या फिर 5 जज की जो बेंच होते हैं वो इस केस को सुने और उसमें जो वर्डिक्ट है हमारे सामने कुछ निकल गया, यानी कि जो अभी जो तक जो दिल्ली हाईकोर्ट का वर्डिक्ट है वो आपका स्पिल्ड है, यानी कि 2 जज ने इस केस को सुना था, एक ने इसके फेवर में वोट दिया और एक ने इसके अगेंस्ट में वोट दिया, तो हमारे पास में एक स्पिल्ड वर्डिक्ट इसको लेकर है। और अगर हम गवर्नमेंट के स्टांस की बात करें तो गवर्नमेंट का जो स्टांस है, द गवर्नमेंट स्टैंस इज नॉट टू क्रिमिनलाइज इट ड्यू टू प्रोटेक्टिंग मैन फ्रॉम पॉसिबल मिसयूज ऑफ लॉ बाय वाइफ्स टू प्रोटेक्टिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, क्योंकि इंडिया के अंदर में जो मैरिज है उसको एक इंस्टीट्यूशन, उसको एक मतलब संस्कार माना जाता है। तो गवर्नमेंट जो अपना स्टैंड है वो बताती है कि हम इसको क्रिमिनलाइज नहीं करेंगे क्योंकि इसका मिसयूज किया जा सकता है। आपके जो हस्बैंड्स हैं उनको हार्स करने के लिए, उनको आप बोल सकते हैं ब्लैकमेल करने के लिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं कि यानी कि हमको जो मेंस हैं उनको इसके जो उनकी वाइफ्स हैं उनके पॉसिबल मिसयूज से इस लोग उसको बचाना है, और हमारा जो मैरिज है एक इंस्टीट्यूशन है, जो एक संस्कार है, उसको भी हमको प्रोटेक्ट करके रखना है, यानी कि हमारी जो सोसाइटी है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है उसका स्टैंड है इसको क्रिमिनलाइज ना करने को लेकर। तो ये इंडिया के अंदर में जो आपकी मैरिटल रेप है उसकी सिचुएशन अभी के समय में है। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में भी टाइप हो गया है। अब बात कर लेते हैं अगर आपके इंटरनेशनल स्टैंस की बात करते हैं। अगर हम इंटरनेशनल स्टैंस की बात करें तो आपका यूएन है, यूनाइटेड नेशन ने बोला है, यूनाइटेड नेशन हैज अर्ज कंट्री टू एंड मैरिटल रेप बाय क्लोजिंग लीगल लूपहोल्स टू प्रोटेक्ट द बेसिक ह्यूमन राइट, सेइंग दैट द होम इज मोस्ट डेंजरस प्लेस ऑफ वुमेन। यानी कि जो आपका यूनाइटेड नेशन है वो बोलता है कि जो मैरिटल रेप है उसको आप क्रिमिनलाइज कीजिए, उसके अंदर कुछ माइनर लूपहोल्स है उसको आप खत्म कीजिए, उसको खत्म करने का प्रयास कीजिए जिससे कि उसका पॉसिबल मिसयूज ना हो सके। क्योंकि अगर हम इसको क्रिमिनलाइज नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जो एक वुमेन है उसके लिए उसका जो घर, जो सेफेस्ट प्लेस माना जाता है, वही सबसे खतरनाक जगह हो जाए। क्योंकि अगर ये आपका क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होगा, यूनाइटेड नेशन बोलती है, तो देन द होम इज द मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर ए वुमेन। एंड अगर हम इसको क्रिमिनलाइज करते हैं देन वी शुड प्रोटेक्ट द बेसिक ह्यूमन राइट ऑफ द वुमेन, यानी कि अगर हम इसको क्रिमिनलाइज करेंगे तो जो उसके मानव अधिकार है किसी भी महिला के, तो उसको हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो ये आपका यूनाइटेड नेशन बोलते हैं। अगर हम यूके की बात करते हैं, यूके के अंदर में जो यूनाइटेड किंगडम के अंदर में जो मैरिटल रेप है वो क्रिमिनलाइज है, और इसके अंदर अगर कोई भी इंसान है वो गिल्टी पाया जाता है तो उसको उम्र कैद तक की सजा की जा सकती है, यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसको दिया जा सकता है। अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो मैरिटल रेप 1993 से इलीगल है, यानी क्रिमिनलाइज है। अगर हम कनाडा की बात करें तो 1983 से इसको प्रिंसिपल ऑफेंस बना दिया गया है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 1980 से जो मैरिटल रेप है इसको क्रिमिनलाइज किया जा चुका है। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस की जब बात करते हैं, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, जो बहुत सारे स्टेट्स है उसका एक ग्रुप है यूनाइटेड स्टेट्स, तो 1993 से जो मैरिटल रेप है उसको कुछ स्टेट के द्वारा क्रिमिनलाइज किया गया है, और बाकी जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसमें जो आपके लॉ है वो स्टेट टू स्टेट डिफर करते हैं। यानी कि इंडिया के अंदर में क्या है कि इंडिया के अंदर में अगर सुप्रीम कोर्ट है उसने कोई निर्णय दे दिया है तो देन वो हर स्टेट पर सेम रूप से अप्लाई होगा, लेकिन वो स्थिति यूनाइटेड स्टेट के अंदर में नहीं है। तो आपके जो स्टेट रूल है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, यानी कि कुछ स्टेट के अंदर में 1993 से आपका जो ये अप्रोक्स इसका जो नंबर है अप्रोक्स 50 के आसपास में है, तो उसके अंदर में क्रिमिनलाइज कर दिया गया इसको, और बाकी कुछ स्टेट में अभी तक इसको क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है। अगर हम 2019 के डाटा की बात करें, अगर आप बाद में कभी इस वीडियो को देखते हैं या कोई एग्जाम देने जाते हैं देन आप इस डाटा को अपडेट भी कर सकते हैं। तो 2019 के अगर हम डाटा की बात करें देन आपकी 150 से अधिक ऐसे देश हैं जिसके अंदर में जो मैरिटल रेप है उसको क्रिमिनलाइज किया जा चुका है। और अगर हम बात करें 35 से अधिक ऐसे कंट्रीज हैं जिसके अंदर में अभी भी जो मैरिटल रेप है वो क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है। इसके अंदर में कुछ मेन जो कंट्रीज हैं, इसमें सबसे पहले हमारा प्यारा भारत आ जाता है, यानी कि इंडिया, फिर आपका घाना, जॉर्डन, नाइजीरिया, सिंगापुर, ये मुझे देख के थोड़ा शौक हुआ, सिंगापुर, एंड आपका श्रीलंका। कुछ जो देश हैं
इन जिसको इंक्लूड करते हुए 35 से अधिक ऐसे देश है जिसके अंदर में आपको जो मैरिटल रेप है उसको क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है अभी तक। तो ये आपका इंटरनेशनल स्टैंस है आपका मैरिटल रेप को लेकर। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप कर दिया गया है। अब बात करते हैं जो लोग बोलते हैं कि आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप, जो लोग बोलते हैं जो मैरिटल रेप है उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया जाना चाहिए, तो वो क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं। तो उनका पहला आर्गुमेंट है ए मैरिज शुड नॉट बी व्यूड एज ए लाइसेंस फॉर हस्बैंड टू फोर्स हर वाइफ फॉर फिजिकल रिलेशंस विद इम्प्यूनिटी। यानी कि जो आपकी मैरिज है उसको एक लाइसेंस नहीं समझना चाहिए, कि वो एक लाइसेंस नहीं है एक पति के द्वारा एक हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ को फिजिकल रिलेशंस के लिए फोर्स करना, और उसको कोई भी आपका बोल सकते हैं कि लीगल अथॉरिटीज़ है उनका सामना नहीं करना, मतलब वो एक तरह से इम्प्यून हो गया है, उस पर कोई भी केस वगैरह नहीं किया जा सकता। तो उसको एक मतलब लाइसेंस नहीं होना चाहिए कि अपनी वाइफ को हारस करने का, अपनी वाइफ को फोर्स करने का एक मैरिज लाइसेंस के रूप में नहीं देखना चाहिए। तो पहला इनका आर्गुमेंट ये आता है। सेकेंड आता है आपका जो आर्टिकल वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। जैसे हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 14 किसके बारे में बात करता है, हमारा जो आर्टिकल 14 है वो बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने समानता, इसकी ये बात करता है। तो इसके अंदर में अगर हम जो मैरिटल रेप है उसको हम क्रिमिनलाइज नहीं करते हैं, और यानी कि एक रेप जब किया जाता है मैरिड वुमेन के साथ में तो वो क्रिमिनलाइज नहीं है, और अगर वो अनमैरिड वुमेन के साथ में किया जाता है देन वो क्रिमिनलाइज है। तो इसके अंदर बात किया जाती है कि जो मैरिड वुमेन है और एक अनमैरिड वुमेन है उनके अंदर में कहीं ना कहीं इक्वलिटी के साथ में बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो वो एक आर्टिकल 14 है उसका वायलेशन यहाँ पे ये क्लेम करते हैं। और ये बोलते हैं कि मैरिड वुमेन को भी द मैरिड वुमेन हैज द सेम राइट टू कंट्रोल देयर बॉडी सेम एज अनमैरिड वुमेन, यानी कि जो मैरिड वुमेन है उसके पास भी अपनी बॉडी को लेकर सेम अधिकार होने चाहिए जैसे कि एक अनमैरिड वुमेन के पास में होते हैं। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का यहाँ पे कंसेप्ट ये लेके आते हैं। थर्ड इनका जो आर्गुमेंट रहता है वो होता है वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। जैसे हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 की हम बात करते हैं, तो आर्टिकल 21 हमारा किस बारे में बात करता है। आर्टिकल 21 हमारा बात करते हैं राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एंड प्राइवेसी। ये हमारा एक सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार और हमारी जो प्राइवेसी है, हमारी जो निजीता है उसको प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करते हैं हमारा आर्टिकल 21। तो इसमें भी सेम ये क्लेम करते हैं कि जो वायलेशन है आर्टिकल 29 का कि ए मैरिड वुमेन शुड हैव राइट टू रिफ्यूज फिजिकल रिलेशंस विद हर हस्बैंड अंडर आर्टिकल 21। यानी कि एक जो मैरिड वुमेन है उसको भी राइट टू लाइफ विद डिग्निटी होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके साथ में ऐसा कुछ किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसके जो मानसिक स्वास्थ्य है, उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब होती है। तो एक जो राइट टू लाइफ यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं विद डिग्निटी तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे वायलेशन इसका देखने को मिलता है। तो एक मैरिड वुमेन को भी सेम राइट होना चाहिए कि अपने हस्बैंड को फिजिकल रिलेशन के लिए रिफ्यूज कर सके। तो ये आर्टिकल 21 का यहाँ पे हवाला देते हैं। देन इनका जो फोर्थ आर्गुमेंट रहता है रेप शुड बी रेप, यानी कि जो रेप है उसको रेप ही कंसिडर किया जाना चाहिए। और इसमें नो मैटर व्हाट रिलेशन एंड एज ऑफ विक्टिम इज, यानी कि इसमें जो रेप है रेप शुड बी रेप, जो रेप है उसको कैटेगराइज किया जाना चाहिए रेप के रूप में ही। उसके अंदर ये मैटर नहीं करना चाहिए कि जो विक्टिम्स है उसकी एज क्या है या उसका जो रेपिस्ट है उसके साथ में रिलेशन क्या है। इसको हमको दरकिनार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब भी किसी महिला के साथ में ऐसा काम किया जाता है इट्स नेगेटिवली अफेक्ट द मेंटल हेल्थ ऑफ द विक्टिम, क्योंकि ये आपकी जो महिला है उसकी जो मेंटल हेल्थ है, जो विक्टिम है उसका जो मेंटल हेल्थ है उसको नेगेटिवली इफेक्ट करता है। और अगर हम जो मैरिटल रेप है उसको क्रिमिनलाइज नहीं करेंगे और वो एक डिवोर्स का ग्राउंड भी नहीं होगा, तो उस केस में क्या होगा कि एक महिला जिसको उसके हस्बैंड के द्वारा में रेप किया जाता है उसको पूरे लाइफ टाइम थ्रू आउट द लाइफ उसी रेपिस्ट के साथ में जीवन व्यतीत करना होगा। द वुमेन रेप्ड बाय हर हस्बैंड शुड हैव टू लिव विद हर रेपिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि अपने रेपिस्ट के साथ में उसको पूरी जिंदगी आपको बितानी होगी। तो ये भी मतलब एक वैलिड स्टेटमेंट इसको आप बोल सकते हैं। एंड इनका जो फिफ्थ आपका आर्गुमेंट बोल सकते हैं वुमेन शुड नॉट बी कंसिडर्ड ए हस्बैंड प्रॉपर्टी, यानी कि शादी के बाद में जो वुमेन है उसको हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है उसको कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए। मतलब ऐसे महिला को ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए कि वो हमारी एक प्रॉपर्टी है, उसके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, उसकी खुद की लाइफ है, उसका जीवन जीने का अधिकार है, देन शी शुड गिवन देयर राइट्स। तो ये इनका एक आर्गुमेंट रहता है। और अगर हम डेवलप नेशन की बात करें यानी कि मोर देन जैसे मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में 150 प्लस में आपके कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने जो आपका
जो इस मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया है, और ये एक जेंडर जस्टिस के रूप में भी इसको जेस्चर ऑफ जेंडर जस्टिस भी इसको देखा जा सकता है। यानी कि जब इतनी ज़्यादा पढ़े लिखे जो डेवलप्ड नेशंस है उसको क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड अस बिफोर अस, तो हमारे सामने क्या दिक्कत है, तो वो भी सब इसमें देखने की जरूरत है। यानी कि इनके कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में भी टाइप हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप, यानी कि वो लोग जो बोलते हैं जो मैरिटल रेप है उसको क्रिमिनलाइज नहीं किया जाना चाहिए, उनके क्या क्या आर्ग्यूमेंट इसके सामने निकल के आते हैं। तो सबसे पहला जो इनका आर्ग्यूमेंट आता है, डिस्टेबलाइज मैरिज एंड एज एन इंस्टीट्यूशन, फैमिली वैल्यूज एंड विल हेल्प इन सस्टेनिंग द कंट्री बिकॉज इन इंडिया सोसाइटी मैरिज बिलीव्स इज ए सैक्रेमेंट। यानी कि इसके अंदर मैं आपको अगर सिंपल वर्ड की बात करें तो ये बोलते हैं कि जो एक मैरिज है, जो एक इंस्टीट्यूशन है, अगर हम मैरिटल रेप को आपका क्रिमिनलाइज कर देंगे तो ये आपका जो मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है उसको डिस्टेबलाइज कहीं ना कहीं कर देगा। उसके बाद में जो फैमिली कुछ वैल्यू होता है उसको नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, और अगर इसको जो ये मैरिज का इंस्टीट्यूशन है इसको डिस्टेबलाइज करेगा, जो हमारी फैमिली की वैल्यू है उसको नेगेटिवली हर्ट करेगा, तो हमारी जो कंट्री का जो सस्टेनेबल है, जो सस्टेनिंग है हमारी कंट्री, उसको कहीं ना कहीं ये नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। और इंडिया के अंदर में जो सोसाइटी है, सोसाइटी का ये मानना है कि जो मैरिज है, मैरिज एक संस्कार है, मतलब ये एक कॉन्टैक्ट नहीं है, एक संस्कार है। तो देन ये बोलते हैं कि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो ये हमारे जो मैरिज का कंसेप्ट है, जो संस्कार है, इसको ही पूरा डिस्टेबलाइज कर देगा, हमारी जो फैमिली वैल्यूज है उसको ये नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। सेकेंडली ये बोलते हैं इट कैन बी मिसयूज एज एन ईजी टूल फॉर हासनिंग द हस्बैंड, यानी कि कुछ फीमेल है उनके द्वारा में इसको एक मिसयूज किया जा सकता है अपने हस्बैंड को हासन करने के लिए। देन आई थिंक फर्स्ट शुड नॉट बी मतलब वैलिड स्टेटमेंट, बट सेकंड वी कैन कंसिडर, यानी जो सेकंड स्टेटमेंट को थोड़ा बहुत कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन वो तो मिसयूज तो हम किसी भी लॉ के रूप में करते हैं, कोई भी, चाहे आपका हम बात करते हैं आपका आर्टिकल 302 की हम बात करते हैं, आप किसी भी की बात करो तो मिसयूज तो हर एक लॉ का किया जा सकता है। देन हमको बस जो लूप होल्स है उन पर अच्छे तरीके से काम करना होगा ताकि इसका जो मिसयूज है वो कम से कम किया जा सके। तो देन सेकंड में भी एक वैलिड स्टेटमेंट। थर्ड है इसका जो इंडियन लॉ कमीशन है और जो आपका पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है होम अफेयर्स की, वो इसको जो मैरिटल रेप है उसको क्रिमिनलाइज करने को रिकमेंड नहीं करते। यानी कि जो इंडियन लॉ कमीशन एंड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स डिड नॉट रिकमेंड द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप। थर्ड आज आपका आता है इम्प्लीमेंटेशन इशू। इसको इनका एक ये आर्ग्यूमेंट है कि जो अगर हम इसको क्रिमिनलाइज कर लेते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने में भी हमको इश्यू देखने को मिलेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास में जो एविडेंस है उन्हीं कमी देखने को मिलेगी, और ये कहीं ना कहीं जो आपका स्पाउज है, यानी कि जो फीमेल स्पाउज है, मेल स्पाउज है, उस पर भी आपकी जो ट्रस्ट है उसको कम कर देगा, कि उसके मन में रहेगा कि कहीं मतलब मैं ऐसा कुछ करूं और ये कल जाके मुझ पे कोई भी क्रिमिनल चार्जेस लगा दे, तो कहीं ना कहीं जो एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक ट्रस्ट होता है उसको ये कम करेगा। ये इसमें ये आर्गूमेंट देता है। और एंड जो इनका नेक्स्ट आर्गूमेंट है वो है द इश्यूज एज दिस क्राइम आर कमिटेड इन पर्सनल स्पेस देन वेयर नो आई विटनेस। देन सेम है इसका इम्प्लीमेंटेशन इशू के रूप में ही हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि जो ये ऐसे क्राइम है ये आपके पर्सनल स्पेस में किए जा सकते हैं, तो यहाँ पे कोई भी आई विटनेस आपका नहीं होता है। तो जब भी इसमें जुडिशरी के सामने केस जाएगा तो एक जो इम्पार्शियल जजमेंट की बात आएगी, तो देन वहाँ पे इसमें थोड़ा सा दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। इट मे बी ट्रीट ऑफ वुमेन्स लाइफ इट मे बी थ्रेट ऑफ वुमेन्स लाइफ बाई हर हस्बैंड एंड हर लॉज। जैसे आप देखते हैं कि इनका एक आर्गुमेंट ये है कि अगर हम इसको क्रिमिनलाइज कर देते हैं तो इसमें जो महिलाएं की स्थिति है वो और अधिक बदतर हो सकती है, क्योंकि इसमें हो सकता है कि आपका जो मैरिटल रेप के चार्ज से डर के या ऐसा कुछ हो कि जो वो महिला है उसकी लाइफ ही उसको मतलब उसकी जान ही ले जाए, उसको थ्रेट ऑफ वुमेन लाइफ हो जाए और वो उसके हस्बैंड ऐसा कर सकते हैं या फिर उसके जो इन लॉज है यानी कि उसके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वो ऐसा कर सकते हैं कि उस महिला को वो जान से ही मार दे ताकि वो इस केस से बच सकें। तो दिस में भी एक वैलिड इशू। तो ये कुछ इनके आर्ग्यूमेंट है अगेंस्ट द क्रिमिनलाइज जो आपका मैरिटल रेप है उसको लेकर, ये कुछ आर्ग्यूमेंट है। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में हो गया है। अब बात कर लेते हैं इसमें जो वे फॉरवर्ड है वो क्या हो सकते हैं। देखिए आर्टिकल जब हम वे फॉरवर्ड की बात करते हैं हमारा आर्टिकल 142 है, ये निकल के सामने आता है। आर्टिकल 142 क्या बोलता है,
जो ग्रांट एक्सेप्शनल पावर टू सुप्रीम कोर्ट्स अंडर दिस सुप्रीम कोर्ट हैज इक्विवेलेंट पावर्स ऑफ द लॉ मेकर्स सो इन फेल्यूर ऑफ पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन द कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन द एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 375। यानी कि इसके अंदर में क्या है कि जो आपका 142 है ये आपका सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि वो एक लॉ मेकर की तरह ही काम कर सकती है। और अगर हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो किसी भी कारण से, चाहे उसमें आपका जो आपका लोकल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो या फिर उनके कुछ पर्सनल उसमें चीज़ें हो या फिर उसका जो वोटिंग आपका परसेंटेज है वो इफेक्ट हो रहा है, इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव जो हमारा है वो कोई भी लॉ नहीं बना रही है, देन आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है वो रोल में आ सकता है और एक लॉ बना सकता है। तो आर्टिकल 142 का यूज करते हुए जो हमारा जो कोर्ट्स हैं वो आपका जो एक्सेप्शन है आर्टिकल 375 यानी कि आर्टिकल 375 के मैंने पहली स्लाइड में आपसे दो एक्सेप्शन डिस्कस किए थे। पहले था आपका मेडिकल प्रोसीजर को लेकर एंड सेकंड था आपका मेरिटल रेप को लेकर। तो जो आपका जो सेकंड एक्सेप्शन है इसको ये स्ट्राइक डाउन कर सकती है। तो पहला ये हो सकता है, देन ये है लेजिस्लेटिव एज वेल एज सोसाइटल चेंजेस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। अंडर दिस वी कैन फोकस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एजुकेशन एंड मैरिज डिसीजन शुड बी टेकन अंडर द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टनर। यानी कि जो हमारे लेजिस्लेटिव जो हमारे डिसीजन है उसी के साथ साथ हमें जो सोसाइटल यानी कि सामाजिक रूप से भी कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है। इसके अंदर में हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी जो वुमेन एम्पावरमेंट है उस पर हम फोकस कर सकते हैं, वुमेन एजुकेशन है उस पर हम फोकस कर सकते हैं, और जो हमारा जो मैरिज का डिसीजन है उसमें हमको ये देखना चाहिए कि जो दोनों पार्टनर यानी कि जिनकी शादी होने वाली यानी कि जो हस्बैंड और वाइफ है उनकी जो कंसेंट है वो आपकी इन्वॉल्व यहाँ पे हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं वो जाके उन्होंने एक जो रिश्ता है वो कर दिया है, उनको वहीं पे मैरिज करनी है। यानी कि उनकी जो कंसेंट है उस पर हमको कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज करना चाहिए, उनकी कंसेंट को हमको तवज्जो वहाँ पे देनी चाहिए। सेकंड इसमें हम बात कर लेते हैं bring behavioral change in society through awareness campaign regarding the importance of consent, medical care and mental health। यानी कि हमको जो सोसाइटी है जो समाज का उसके जो बिहेवियर के अंदर भी चेंज लाने की रिक्वायरमेंट है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, कुछ अवेयर कैंपेन करके हम इसको मतलब अवेयरनेस कैंपेन हमको चला सकते हैं जिसमें हम बात करें कि जो आपका जो कंसेंट है उसकी क्या भूमिका है, क्या उसका महत्व है, जो आपकी फीमेल की मेडिकल केयर है उसके बारे में हम बात करें, और जो आपका जो स्पाउस है उसकी जो मेंटल हेल्थ है उसके बारे में हम लोगों को अवेयर करें। तो देन ये भी एक तरीका हो सकता है। और जो हमारा प्रायोरिटाइज इक्वालिटी, डिग्निटी एंड मेंटल हेल्थ एंड बॉडीली ऑटोनॉमी ओवर द अनप्लीजेंट सोशल प्रैक्टिस। यानी कि जो हमारी जो अनप्लीजेंट सोशल प्रैक्टिस है उसके ऊपर हमको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। आपकी जो इक्वालिटी है उसको, जो किसी भी इंसान की डिग्निटी है उसको, और उसके साथ में उसकी मेंटल हेल्थ और उसकी जो बॉडी की जो ऑटोनॉमी है उसके शरीर पर उसका खुद का अधिकार, इसको हमको प्रायोरिटाइज करने की रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं जो अनप्लीजेंट सोशल प्रैक्टिस है उनके ऊपर। तो ये कुछ इसमें वे फॉरवर्ड आपके हो सकते हैं। तो सेम यहाँ पे मैंने आपके लिए हिंदी में भी टाइप कर दिया है। और देन आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक द वीडियो कीप सपोर्टिंग एंड गिव योर फीडबैक्स एंड सजेशंस इन कमेंट बॉक्स प्लीज। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए देन हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है @सक्सेसनेता। इसी के साथ आपको इस लेक्चर की जो पीडीएफ है उसका लिंक भी, ड्राइव का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।